हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। और हाँ, इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना सारा केयर देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी, जिसे अचानक से कुछ याद आ गया था और वो आर्यांश की गाड़ी से तुरंत ही पीछे हटने लगती है। वहीं आर्यांश उसे ऐसे देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें मामला समझ में आ जाता है। आशी जो सारे पुलिस वालों को रोकते हुए कहती है, आप में से कोई भी उस गाड़ी को ड्राइव नहीं करेगा, उसमें लड़कियां हैं, उसे सिर्फ मैं ड्राइव कर सकती हूँ। आर्यांश जो उसकी बाजू को पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जल्दी से इस लड़की को अंदर बैठाओ, उसे प्रॉब्लम हो रही है। आशी जो आर्यांश से कहती है, नहीं, मैं इसे अंदर नहीं बैठा सकती, आपके आपके साथ नहीं जा सकती लड़कियां। आर्यांश जो उस लड़की को अपना हाथ देते हैं और उसको हल्का हल्का सपोर्ट देते हुए उसे अपनी गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कह देते हैं। पहले तो वो लड़की थोड़ा नाटक करती है, लेकिन आर्यांश के घूरने पर वो चुपचाप जा कर के अंदर बैठ जाती है। वहीं वो आशी को भी अपने पास बुलाती है और कहती है, दीदी चलो ना प्लीज़, यहाँ पर आपको नहीं पता उन लोगों ने कुछ अरेंजमेंट्स कर रखी हैं। आशी जो अपने भाव में चढ़ाकर पूछती है, कैसी अरेंजमेंट? कि तभी आर्यांश उसको बाजू से पकड़ के अपने पास ले आते हैं और उसको गाड़ी के सामने ले आ देते हैं। और वहाँ पर इस वक्त कोई नहीं था। आर्यांश जो आशी से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें पता है ये जगह सेफ़ नहीं है। अगर हम यहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देंगे कि कौन ड्राइव करेगा कौन नहीं, कौन किसके साथ जाएगा, तो फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ सेफ एरिया। आशी जो कहती है, और हाँ भी सेफ नहीं है लड़कियों के लिए। आर्यांश जो कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं लड़कियों के लिए सेफ हूँ या नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में पता है और मैं तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेने दे सकता। और ये बोल करके उनका हाथ अपने आप ही आशी के चेहरे पर चला जाता है और वो धीरे से उसको सहलाते हुए समझाते हैं, आई नो कि मेरी होने वाली बीवी बहुत ब्रेव है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें इतने बड़े रिस्क में झोंक दूँ। तुम्हें पता है, महेश्वरी उन लड़कियों को पाने के लिए कुछ भी करेगा और उस ट्रक को बहुत खतरा है, और ज़्यादा देर हम यहाँ रहे तो सारी लड़कियों को भी खतरा हो जाएगा, साथ में तुम्हें भी, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, तो इसलिए तुम मेरे साथ ही चल रही हो, दैट्स इट। आशी जो आगे कुछ बोल पाती, लेकिन तभी आर्यांश उसकी कलाई को पकड़ते हैं और उसे लगभग खींचते हुए अपनी गाड़ी के सामने ले आते हैं और गाड़ी के एक तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अंदर बिठा देते हैं। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि आशी को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं मिला था। आर्यांश की गाड़ी इस वक्त शाश्वत ही ड्राइव कर रहा था। फिर उनके बॉडीगार्ड्स की गाड़ी निकलती है, फिर आर्यांश की, और उसके पीछे पीछे वही ट्रक चल रहा था जिसमें बहुत सारी लड़कियां थीं और उसके पीछे पीछे बहुत सारे पुलिस वाले। आर्यांश के कुछ बॉडीगार्ड्स ने उस ट्रक को इधर उधर से कवर कर रखा था ताकि लेफ्ट राइट साइड से भी कोई खतरा ना हो। वहीं जैसे ही थोड़ा दूर वो लोग बढ़े थे कि तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जहां पर वो पूरी झोपड़ी एकदम से उड़ा दी गई है। ये धमाका इतना तेज था कि आसपास की जमीन भी हल्का फुल्का हिल जाती है और इससे गाड़ियों पर भी इफेक्ट पड़ता है। आशी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वहीं उसके बगल में बैठी वो बच्ची जो उसे जाकर के गले लगा लेती है। आर्यांश उसको रियर व्यू मिरर से देख रहे थे। आशी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने आप से ही कहती है, अगर उस वक्त सही टाइम पर नहीं निकले होते तो आज तो ब्लास्ट ही हो गए होते यार। इतने बड़े बड़े ख्वाब थे मेरे, पता चलता इन सारी लड़कियों को बचाने के बाद मेरी गलती की वजह से पूरी लड़कियां, नहीं, अच्छा हुआ कि इन्होंने बचा लिया। और फिर वो हल्के रिग्रेट भरी निगाहों से रियर व्यू मिरर में देखने लगती है और उन दोनों लोग की आई कांटेक्ट जो कि इनडायरेक्टली चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ युवान जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन तभी उनके बॉडीगार्ड्स जो कि आशी की वजह से वहाँ पर गए थे, वो उनको कॉल करके बताते हैं कि आशी सेफली यहाँ से निकल चुकी है और साथ ही आर्यांश और पुलिस वालों की गाड़ी भी है यहाँ पर। युवान जैसे ही आर्यांश का नाम सुनता है,
वो एकदम से तिलमिला उठता है और उसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ज़ोर से अपने ही फ़ोन को फ्लोर पर पटकते हुए कहता है, नो, आर्यांश को वहाँ नहीं होना चाहिए था। आर्यांश आशी को कैसे बचा सकता है? कि तभी दीक्षित जी जो कहते हैं, इसका मतलब कि आप आर्यांश जी को फंसा नहीं पाएंगे और आशी मैडम आर्यांश जी के बारे में कोई बयान भी नहीं दे सकती। युवान जब फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, इस वक्त मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आशी आर्यांश के खिलाफ कोई बयान दे रही है या नहीं। मैटर ये करता है कि आर्यांश उसे कैसे बचा सकता है। उसे मैं बचाने वाला था ना। दीक्षित जी जो युवान को देखकर कहते हैं, पर आप तो उन्हें बचाने गए ही नहीं थे युवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? युवान जो कहते हैं, हाँ लेकिन मैंने बॉडीगार्ड्स तो भेजे थे ना। दीक्षित जी जो कहते हैं, यही अंतर है आप में और आर्यांश जी में। माना कि मैं आपकी टीम से हूँ, लेकिन ये बात बोलना मुझे बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी लग रहा है कि आर्यांश जी सच में आशी के लिए परफेक्ट हैं। जैसे ही दीक्षित जी ने इतना बोला था, युवान जो अपने बगल में रखे टेबल पर बहुत सारे ग्लासेस को अपने हाथ में लेकर एक एक करके नीचे फोड़ने लगते हैं और वो गुस्से में दीक्षित जी को देखकर कहते हैं, आपको लगता है कि आशी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान आर्यांश हो सकता है? दीक्षित जी बेखौफ से कहते हैं, हाँ वही हो सकते हैं उसके लिए इतने अच्छे, जो कि बिना अपने जान की परवाह किए वहाँ पर पहुँच गए। युवान जो तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं आशी को भी मामला बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था कि आखिर अगर आर्यांश ये अड्डा चलाते थे तो फिर ये खुद ही पुलिस वालों को लेकर यहाँ क्यों आ गए। लेकिन अभी भी आशी आर्यांश पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो लगातार रियर व्यू मिरर से आर्यांश को ही देखे जा रही थी। वो कोशिश कर रही थी अपनी आंखों से आर्यांश के चेहरे को पढ़ने की। आर्यांश भी रह रह करके उसे रियर व्यू मिरर से देख ले रहे थे। आशी को आर्यांश की चुप्पी समझ नहीं आ रही थी और ना ही उसे बर्दाश्त हो रहा था। वो गाड़ी में साइलेंस खत्म करने के लिए आर्यांश से पूछती है, इस लड़की का क्या करना है? इसे तो घर भी नहीं भेजना है ना। आर्यांश और पहले रियर व्यू मिरर से आशी की तरफ देखते हैं और फिर मुड़कर उस बच्ची की तरफ। वो बच्ची जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी थी और उसे मर्दों से तो कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। आर्यांश के देखते ही वो फिर से आशी के पास जाकर चिपक जाती है। आर्यांश उसे देखकर कहते हैं, इस वक्त सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो वो मेरा मेंशन है। आशी जो हैरान होते हुए पूछती है, तो ये सारी लड़कियां आपके मेंशन में जाएंगी? आर्यांश जो कहते हैं, सारी लड़कियां नहीं, सिर्फ ये। इसके बारे में हमें अच्छे से रिसर्च करवानी पड़ेगी कि आखिर इसके फैमिली में कोई है जो इसका अच्छे से ख्याल रख सके, और अगर नहीं तो आशी जो कहती है, तो क्या करेंगे? आर्यांश उससे कहते हैं, तो पिया को एक दोस्त मिल जाएगी और मुझे और वेदाक्ष को एक छोटी बहन। आशी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि आर्यांश ऐसा भी कुछ कह सकते हैं। थोड़ा देर तो आर्यांश को लगातार देखने लगती है और फिर उस बच्ची को अपनी बाहों में भरते हुए उसे गले लगा लेती है और अपने मन में ही कहती है, ये कैसे इंसान है जिन लड़कियों को किडनैप करवाते हैं, उन्हीं लड़कियों के बारे में इतनी फिक्र है इन्हें। कहीं मुझे ही कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? नहीं, शायद यही अच्छे एक्टर होंगे, मेरे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्यों बनना इन्हें मेरे सामने इतना अच्छा? खैर, जब तक सारी लड़कियां घर पे अपने सेफली नहीं पहुंच जाती तब तक इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। गाड़ी में फिर से सन्नाटा बरकरार हो जाता है, लेकिन शाश्वत को भी काफ़ी टाइम से आशी की तारीफ करने का मन कर रहा था। वो गाड़ी ड्राइव करते करते आशी से कहता है, वैसे मैम आप सच में काफ़ी अच्छी फाइटर हैं। अगर आप सर की होने वाली वाइफ ना होती ना तो सर पक्का आपको अपनी बॉडीगार्ड बना लेते। वो लड़की जो इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। वहीं आशी जैसे ही उस लड़की को मुस्कुराता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर भी हल्की से स्माइल आ जाती है। लेकिन शायद ये स्माइल ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। शाश्वत जिसके ब्लूटूथ पर कुछ मैसेज आता है। शाश्वत जो घबराते हुए आर्यांश से कहता है, सर महेश्वरी की गाड़ी आ रही इधर, कुछ गुंडे भेजे उसने। आर्यांश जो शाश्वत से कहते हैं,
तो घबराने की क्या बात है। तुम गाड़ी चलाने पर अपना ध्यान रखो, बाकी की चीज़ों को मैं हैंडल करवाता हूँ। आर्यांश के फ़ोन पर तुरंत ही उनके बॉडीगार्ड का कॉल आने लगता है और वो आर्यांश से पूछते हैं, सर आगे 2-3 गाड़ी महेश्वरी की खड़ी है, उसमें पूरे गुंडे भरे हुए हैं, पता नहीं उनके हाथ में राइफल है या चाकू, अब आगे क्या करना है सर। आर्यांश उससे कहते हैं, उड़ा दो। अचानक से आर्यांश के मुंह से सुन करके आशी जो उनके चेहरे को झांक झांक कर देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड ये सुन करके कहते हैं, पर सर इतनी सारी गाड़ियों को। आर्यांश जो कहते हैं, अब रोड के बीचों बीच में खड़ी है तो हमारी तो कोई गलती है नहीं उनका एक्सीडेंट कराने में। अगर खुद ही उन्हें हमारे सामने आकर के लड़ना है और हमारे सामने आकर के मरना है तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी करो। आर्यांश की बॉडीगार्ड जो कि आर्यांश के कहे मुताबिक अपने राइफल्स को तुरंत ही उन सारी गाड़ियों के ऊपर पॉइंट कर देते हैं और बेधड़क गोली चलाना शुरू कर देते हैं। आए हुए उस महेश्वरी के गुंडे के सारी गाड़ियों को पंचर कर दिया जाता है। आर्यांश के बॉडीगार्ड्स ने उन सारे गुंडों की जीप के साथ साथ उन लोगों की भी हालत पंचर कर दी थी। आर्यांश के बॉडीगार्ड्स काफी शार्प शूटर होने की वजह से उनमें से किसी एक को भी चलने लायक नहीं छोड़ते। किसी के पैरों पर गोली लगी थी तो किसी के हाथ पर, मगर किसी को भी जान से नहीं मारा गया था। अब वो सब इतने परस्त हालत में हो गए थे कि उन लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि अपनी आंखें खोल करके देख पाएं कि आर्यांश की गाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं। महेश्वरी मेनली आर्यांश को ही मारने के लिए लोगों को भेजा था। पहले आर्यांश के दोनों बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां निकल जाती हैं और फिर पीछे से आ रहे आर्यांश की गाड़ी भी वहां से इतनी जल्दी में निकलती है कि उन लोगों को पता तक नहीं चलता कि आर्यांश किस में है किस में नहीं। आर्यांश के ठीक पीछे वही ट्रक था जिसमें लड़कियां बैठी हुई थीं और वो ट्रक और ज़्यादा उन सारी जीप को टक्कर मारती है, जिसमें से एक गाड़ी जो बगल में खाई की तरफ चली जाती है और वहीं दूसरी गाड़ी भी पूरी तरह से घूम गई थी। पीछे पीछे पुलिस की भी गाड़ी आ रही थी जिसमें से एक गाड़ी पुलिस वाले वहीं पर रुक जाते हैं ताकि वो आए हुए सारे गुंडों से तहकीकात कर सकें। शाश्वत जो गाड़ी चलाते हुए आर्यांश से कहता है, सर आगे भी तो खतरा हो सकता है ना। आर्यांश जो कहते हैं, मुझे आगे की परवाह नहीं है, हाँ लेकिन पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। वो लड़कियां पीछे हैं और अगर उनमें से किसी को भी कुछ भी हुआ तो इतने टाइम की मेहनत बेकार हो जाएगी। आशी जो बीच में बोल पड़ती है, कौन सी मेहनत? आपने कौन सी मेहनत कर दी? मेहनत तो मैंने की है ना। वही शाश्वत जो आशी को जवाब देते हुए कहता है, मैम पर सर भी बहुत दिनों से उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे। आशी जो कहती है, हाँ कैसा ढूंढ रहे थे कि अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे थे, और मुझे देखो मुझे कितनी जल्दी और कितनी आसानी से मिल गई लड़कियाँ। वही आर्यांश जो आशी की बात पर उसकी तरफ मुड़कर कहते हैं, इसके बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ कि तुम्हें लड़कियों के बारे में और उनके एड्रेस के बारे में इतना एग्जैक्टली पता कैसे चला। आशी जो अपनी थूक को गटकते हुए कहती है, एक्चुअली वो हुआ यूँ था कि मैं यहाँ पर आई थी और फिर मुझे झोपड़ी दिखा, फिर मैं अंदर गई तो फिर नीचे चली गई और नीचे गई तो ये सारी लड़कियाँ मिल गई, तो बस ऐसे बचा लिया मैंने। आर्यांश जो कहते हैं, इतनी आसानी से मिल गई लड़कियाँ? मैं तो इतने महीनों से ढूंढ रहा था, मुझे तो कोई अता पता नहीं था। आशी जो कहती है, हाँ तो मेरी तरह सबके पास दिमाग थोड़ी ना होता है। वहीं आर्यांश एक बार आशी की तरफ देखते हैं और फिर अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ से एक बहुत ही कड़क आवाज़ आती है, हेलो, जिंदा बचे या फिर मारे गए? आर्यांश उधर से पूरे कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम्हारे अफसोस के लिए बता दो, जिंदा भी हूँ, सही सलामत भी हूँ और तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी गवाही लेकर आ रहा हूँ। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है मुझसे। दूसरी तरफ से वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन छोटी मोटी लड़कियों की गवाही से मैं डर जाऊंगा, और तुम्हें लगता है कि कोर्ट मेरे खिलाफ
कोई भी सजा सुना सकती है? हाँ, महेश्वरी को इतना हल्के में लेने लगे आर्यांश जी। आर्यांश जी पूरे चौड़ में कहते हैं, किसने कहा है कि तुम्हें कोर्ट तक ले जाना है मुझे? ऐसा तो वो इरादा ही नहीं था, बस तुम्हारे हाथों इन लड़कियों को बचाना था। अब ये लड़कियां बाहर हो चुकी हैं ताकि तुम इन लड़कियों की आड़ में ना छुपो। खुद को मर्द कहते हो और लड़कियों के पल्लों के पीछे छुप करके मुझसे बचने की कोशिश करते हो। शर्म नहीं आती? अगर लड़ना है तो आकर के सामने लड़ो ना। अपने इन छोटे मोटे तुच्छ गुंडों को भेज करके क्या साबित करना चाहते हो? इतने डरपोक निकले तुम। मुझे तो लगा था कोई मेरे लेवल का कॉम्पिटिटर मिला है मुझे, मगर धिक्कार है तुम पर। तुम तो मेरे सामने आने से भी डरते हो। दूसरी तरफ से महेश्वरी एकदम से तिलमिला उठता है और वो आर्यांश का जवाब देते हुए कहता है, डरता नहीं हूं मैं। जिस दिन आ गया ना, देख के ही आपकी हवा टाइट हो जाएगी आर्यांश जी। आर्यांश जो महेश्वरी की बात सुनकर कहते हैं, बात तो सही है, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा भद्दे हो तुम, लेकिन फिर भी मैं मुलाकात करना चाहूंगा तुमसे, वो भी बहुत जल्द। अब किसे कितना डर लग रहा है वो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आओ मेरे सामने बात करते हैं। ऐसे पीठ पीछे वार करने से कुछ नहीं होता। अगर लड़ना है तो आकर के शेरों की तरह दहाड़ कर लड़ो। भेड़ियों की तरह छुप छुप करके लड़ने में ना तो तुम जीतने वाले हो और ना ही तुम बचने वाले हो। दूसरी तरफ से महेश्वरी जो कहता है, हाँ हाँ देख लूँगा, और याद रखना तुम बचोगे नहीं। आर्यांश को अब महेश्वरी की आवाज़ में साफ डर नजर आ रहा था। आर्यांश जो हल्का स्मोक करते हुए कहते हैं, इस बारे में हम आमने सामने बैठ कर बात करते हैं। बोल करके वो फ़ोन काट देते हैं। जैसे ही उन्होंने फ़ोन काटा था, आशी जो अपनी भौवें चढ़ाकर उनकी तरफ हल्का सा टिल्ट होकर देखते हुए कहती है, ये इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स कहाँ से आपके दिमाग में? हाँ, मुझे समझ में आ गया है। मेरे साथ रहने के बाद ना ऐसे लोगों में असर आ जाता है थोड़ा बहुत। इस तरह से ओपन चैलेंज करना तो सिर्फ अश्विनी राठौर का काम था। आप कब से सीख गई है? आर्यांश एक बार उसे रियर व्यू मिरर से देखते हैं और फिर विंडो की तरफ देखने लगते हैं। शाश्वत जो हंसते हुए कहता है, मैडम वैसे एक बात तो है, आपकी और सर की जोड़ी ना क्या कमाल की जचेगी। दोनों लोग बिल्कुल एक ही जैसे हो। आर्यांश अपना चेहरा शाश्वत की तरफ मोड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें मैं इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि तुमने मेरी कंपैरिजन इसके साथ कर दी। वहीं आशी जो कहती है, ओहो हो रियली, इतनी सारी लड़कियों को मैंने बचाया। आप तो इतने महीने से ढूंढ ही रहे थे, पता नहीं किस टाइप का पता नहीं कौन सी ढूंढवाई कर रहे थे। वहीं अब आर्यांश के मेंशन की तरफ उनकी गाड़ियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन पीछे से वो ट्रक जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ मुड़ गया था। आशी जो आर्यांश से कहती है, वो गाड़ी इधर से मुड़ क्यों रही है? आशी को नहीं पता था कि वो गाड़ी इस वक्त पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही है। आर्यांश से कहते हैं, वो पुलिस स्टेशन जा रही है आशी। आशी जो कहती है, फिर मुझे भी वहीं पर जाना है। वो सारी लड़कियां पहले ही बहुत घबराई हुई हैं, अगर वहाँ पर कोई लड़की नहीं रही कि तभी आर्यांश जो कहते हैं, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर बहुत सारी लेडी इंस्पेक्टर लेडी कांस्टेबल होंगी, तो तुम्हें उन लोगों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आशी जो कहती है, पक्का वो लोग पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं ना? शाश्वत जैसे आशी के मुंह से सुनता है, वो आशी से पूछता है, तो मैडम आपको क्या लगता है और कहाँ जा रहे होंगे वो लोग? आशी को अभी भी आर्यांश पर लगातार शक बना हुआ था और आर्यांश भी आशी की आंखों में ये चीज़ पहले देख चुके थे, मगर इस बारे में वो उसे आराम से क्लियर करना चाहते थे। जल्दीबाजी में वो और ज़्यादा आशी को शक नहीं देना चाहते थे। वहीं आर्यांश का मेंशन भी अब आ जाता है और गाड़ी आर्यांश के मेंशन के अंदर पहुंचती है। गाड़ी जैसे ही अंदर पहुंचती है, सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत ही आर्यांश की गाड़ी के इधर उधर साइड में खड़े हो जाते हैं और वहीं आर्यांश के लिए और आशी के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। आशी जो उस बच्ची को धीरे धीरे करके अपने साथ बाहर निकालने लगती है। आर्यांश भी उस लड़की की मदद करते हुए कहते हैं, आराम से इधर आओ। वो लड़की को भी अब आर्यांश पर धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगा था।
वो आर्यांश का हाथ पकड़ते हुए उनके साथ धीरे धीरे चलती है कि तभी आशी भी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। उस बच्चे को अभी भी चलने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से आशी उसको लगातार सहारा दिए जा रही थी। वही शाश्वत जो उस बच्चे को देखकर कहता है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही तो मैं आपको गोद में उठा लूं बेटा। वो लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन आशी उससे कहती है, अगर तुम ऐसे चलोगी ना तो शाम हो जाएगी इनके घर के अंदर तक पहुंचते पहुंचते। इनका घर बहुत बड़ा है, देख रही हो कितना दूर है, और फिर इतनी धूप में इस तरह से चलोगी तो दिक्कत होगा। तुम चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। वहीं आशी के कहने पर वो अपने सर को धीरे से हाँ में हिलाती है तो तुरंत ही शाश्वत उसे अपनी गोद में आराम से उठा लेता है। आशी भी शाश्वत के पीछे पीछे चलने लगी थी, और वहीं आर्यन जो हमेशा की तरह अपने स्पीड में चले जा रहे थे। वहीं अंदर बहुत सारे फैमिली मेंबर और रिलेटिव बैठे हुए थे। शाश्वत को किसी लड़की को अंदर लाते देख करके सबसे पहले तो सुशीला जी पूछती हैं, ये किस बच्ची को अंदर ले आ रहे हो शाश्वत? वहीं आर्यांश भी अंदर आ चुके थे। वहीं आर्यांश जो सुशीला जी के सामने आते हुए कहते हैं, दादी माँ वो एक लड़की थी, रोड पर पड़ी थी, हमने सोचा कि उसे अपने साथ ले आए। सुशीला जी कहती हैं, पर ऐसे किसी बच्ची को उठाकर तो नहीं लेते आए। वही शाश्वत जो उस बच्ची से कहता है, तुम जब तक खुद नहीं बताओगे दादी माँ विश्वास नहीं करेंगे, तुम इन्हें खुद बता दो कि यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आई हो। वही वो बच्ची अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ दादी जी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। वो मैं रोड पर पड़ी हुई थी, मेरा कोई नहीं है, तो इन्होंने मुझे यहाँ पर ला दिया। पीछे से आशी भी आने लगती है। आशी को देखकर वहाँ पर आए सारे लोग जो कहते हैं, अरे ये तो वही लड़की है ना रिसेप्शन वाली। आर्यांशी, आप अपनी मंगेतर के साथ? आर्यांश जो एक बार पीछे मुड़कर आशी की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, मंगेतर बाद में होगी, लेकिन पहले तो ये गुंडी है। आर्यांश ने अपने लहजे को इतना ही रखा था कि उनकी बात सिर्फ आशी ही सुन पाए। वहीं बगल में खड़े शाश्वत भी इस बात को सुन लेते हैं और उस बच्चे को धीरे से नीचे उतार देते हैं। सुशीला जी, निर्मला जी जो उस बच्चे के सामने आते हुए कहती हैं, बेटा आपको चलने में दिक्कत हो रही है? सुशीला जी और निर्मला जी जो तुरंत ही उस बच्चे के सामने आते हुए कहती हैं, आ जाओ इधर आकर के बैठो, और वो धीरे धीरे उसे काउच पर ले जाकर के बैठा देती हैं। वो बच्ची जो धीरे से अपना थूक गोड़ते हुए कहती है, मुझे आशी दीदी के पास रहना है, और फिर वो आशी की तरफ देखने लगती है। आशी भी तुरंत ही उसके पास आकर के बैठ जाती है। वहीं आर्यांश की चाची उस बच्ची को हॉल में बैठा देखकर कहती हैं, ये कौन सी लड़की है? वो अभी इस वक्त अंदर से आ रही थी और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। आशी जो उन्हें कुछ बताने वाली होती है कि आर्यांश जी अपनी चाची से कहते हैं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, हम यहाँ पर सबको बैठकर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इतना ही समझ लीजिए कि कुछ दिनों के लिए हमारी फैमिली मेंबर है। आशी जैसे ही आर्यांश के मुंह से सुनती है, उसकी नज़र ऑटोमेटिकली आर्यांश की तरफ शिफ्ट हो जाती है और वो आर्यांश को देखकर अपने मन में कहती है, क्या सोचूं इनके बारे में, क्या बोलूं इनके बारे में। युवान जी ने तो बोला था कि इनके खिलाफ बयान देना है, लेकिन ये तो इन लड़कियों को अपनी फैमिली मेंबर बनाने को तैयार हो गए, वो भी ऐसी अनजान लड़की को जिसके बारे में कुछ नहीं जानते। कैसे मान लो कि ये बहुत बुरे इंसान है? क्या सच में बुरे ही है ना ये? कहीं मुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई है? वहीं शाश्वत के फ़ोन पर रिंग बजता है। शाश्वत जो फ़ोन उठाकर तुरंत ही बात करने के लिए थोड़ा साइड एरिया में चला जाता है। अंदर से एक एक गेस्ट बाहर निकल कर के आते हैं और धीरे धीरे करके वो आशी से उस बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। आशी बार बार एक्सप्लेन करके छक हार चुकी थी। वहीं सुशीला जी जो कहती हैं, अरे एक बार पूछ लो ना तुम सब, और वैसे भी बहू है ये हमारे घर की, इस तरह से सब लोग बात करोगे इससे? हाँ। आशी जो तुरंत ही अपना सिर ना में हिलाने लगती है और वो मन में ही कहती है, बहू बनने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी ना की है। वैसे भी इन बच्चियों को बचाने के बाद मेरा तो यही एक ख्वाहिश था ना कि मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। अगर इसके बाद भी मुझे बहू बना लिया गया तो फिर नहीं, मैं नहीं शादी करूँगी। निर्मला जी जो स्टाफ को बुलाते हुए कहती हैं,
इस बच्ची को अंदर लेकर जाओ, जो बगल का रूम है ना, स्विमिंग पूल के साइड वाला, हाँ वहीं पर लेकर जाओ और इसको बाथरूम में ले जा कर के जो भी इसकी ज़रूरत है उसको दे दो। अगर नहाने में इससे प्रॉब्लम हो तो इसकी जा कर के मदद करवा दो, और अपने साथ एक दो फीमेल स्टाफ को और ले लेना, ठीक है। निर्मला जी की बात सुन करके वो स्टाफ अपना सर हाँ में हिला देती हैं और उस बच्ची को अपने साथ ले जाने लगती हैं। मगर वो बच्ची अभी भी किसी पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। वो आशी की तरफ मुड़ कर देखती है। आशी भी अपनी पलक झपका कर अपना सर हाँ मिलाते हुए उससे कहती है, जाओ जाओ, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है तुम्हें, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। वो लड़की जो कहती है, ओह ठीक है। आइए जानते हैं क्या इन सारी मेहनत के बाद भी आशी को करनी पड़ेगी शादी, और क्या पता चल पाएगा आशी को सच कि आर्यांश लड़कियों की किडनैपिंग के पीछे नहीं थे, बल्कि इसके पीछे तो महेश्वरी और युवान ही थे। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।